मतलब आपको जो प्रेरणा मिली है कि हमें एक सरकारी टीचर ही होना चाहिए, मतलब कैसे प्रेरणा मिली? जैसे बिहार में एक उपाधि दिया गया है चरवाहा विद्यालय, सरकारी विद्यालय को इस विद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो आप स्कूल जाते हैं तो आप कैसा अनुभव, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है कैसा है, मतलब किस तरह का इन्वायरमेंट है? लगता है कि जब से बीपीएससी के टीचर लोग सरकारी स्कूल में बहाल हुए हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई का और शिक्षा का जो स्तर है ऊपर हुआ है। लगता है कि बिहार की जो छवि थी चरवाहा स्कूल की, ये छवि जो थी वो अब मिट चुकी है। जी बिल्कुल, बता दें कि शिक्षा का बजट लगभग 50,000 करोड़ के आसपास रहता है। जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? पिछले दिन देख रहे थे कि एसएससी वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि बहुत दिन से उन लोग का वैकेंसी नहीं आया है, लेकिन वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर आपको मतलब बिहार का या फिर इंडिया का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप कौन सा बदलाव लाएंगे शिक्षा के फील्ड में? आपको गाँव का मुखिया बना दिया जाए तो आप अपने गाँव और पंचायत में क्या क्या विकास करेंगे? हाय एवरीवन, दिस इज सत्यम। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं। और बचपन में मतलब हम लोग इन्हीं से पढ़कर और बड़े हुए हैं। और इनसे इनका एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस जानेंगे कि इन्होंने अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है और कौन से जॉब छोड़कर और कौन से जॉब में आए हैं और कौन कौन से जॉब की तैयारी कर चुके हैं। तो आगे मेरे साथ बने रहिए। और इनका जो नाम है वो कौशल कुमार निराला है। और आगे बने रहिए और फिर हम लोग कॉन्वर्सेशन में बताएंगे कि कैसे क्या इन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है। तो हाय, दिस इज सत्यम। हाय कौशल, धन्यवाद। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कौशल कुमार और मैं एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक हूँ। मैं अपना जो शिक्षा ग्रहण किया हूँ मगध यूनिवर्सिटी से, पीजी इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, और फिलहाल मैं एक सरकारी विद्यालय में सेवा दे रहा हूँ। तो आपने मतलब आपको जो प्रेरणा मिली है कि हमें एक सरकारी टीचर ही होना चाहिए, मतलब कैसे प्रेरणा मिली? वो प्रेरणा हमें अपने समाज से मिली है। हम समाज के बीच में रहे हैं तो ये हमें पता चला कि हमारे समाज में ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो इधर उधर घूमते रहते थे। तो हम उनको अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश किए। फिर देखे कि यहाँ से बात नहीं बनेगा तो हमने इस फील्ड को चुना और इसके तैयारी किया। तो फाइनली आज हमने सरकारी विद्यालय में एक सेवा दे रहा हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि हम अपने जितने भी समाज के गांव घर के बच्चे हैं उनको अच्छे से अच्छे शिक्षा मिल सके, इसके लिए हमने भरसक प्रयास कर रहा हूँ। ओके ओके। तो आपको जैसे नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है, वहाँ के टीचर अच्छे नहीं हैं, बच्चे सिर्फ बदमाशी करते हैं। जैसे बिहार में एक उपाधि दिया गया है चरवाहा विद्यालय, सरकारी विद्यालय को इस विद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो आप स्कूल जाते हैं तो आप कैसा अनुभव, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है कैसा है, मतलब किस तरह का इन्वायरमेंट है? ये आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आज से 10 साल पीछे जाएंगे तो ये स्कूल का स्थिति थोड़ा सा खराब हो चुका था, जहाँ से हमारे गार्जियन, समाज और बच्चों का जो विश्वास है वो उठ गया था। लेकिन फिर से अब सरकार ने और समाज ने और टीचर ने रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है ताकि बच्चों को अच्छा सुविधा मिले। थोड़ा अभी और मेहनत और प्रयास और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मेन रूप से ज़रूरत है, लेकिन सुधार बहुत हुआ है सरकारी विद्यालय में। और अगर यही क्रम चलता रहे, ऐसा ही प्रयास होता रहे समाज और सरकार का, तो एक दिन एक सरकारी विद्यालय में ही बच्चे प्राइवेट विद्यालय को छोड़कर आएंगे। जैसे कि हम लोग आसपास आज भी देखते हैं कि जो डोमिनेंट या प्रोमिनेंट सोसाइटी है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। तो कुछ तो ऐसा होगा सरकारी स्कूल में जो वो मतलब नहीं भेजते हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि जो विश्वास उठा है अपने स्कूल से, तो उस विश्वास को वापस लाने के लिए समय तो लगेगा, क्योंकि विश्वास 1-2 दिन का नहीं है, ये 10 साल पहले का विश्वास गया है। तो अभी सरकार का प्रयास है कि हम अपने बच्चों को विद्यालय पहुंचाएं, पहला प्रयास है, जिसमें तरह तरह के इसमें सरकार योजनाएं लाई है, जैसे एमडीएम, छात्रवृत्ति, पोशाक राशि, ये सब, साइकिल योजना। और इसके माध्यम से सबसे पहले सरकार का प्रयास है कि हम अपने बच्चों को विद्यालय पहुंचाएं। जैसे आसपास या फिर बचपन से हम भी सुनते आए हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे बस खाने के लिए जाते हैं, छात्रवृत्ति के लिए जाते हैं।
तो अब हमें नहीं लगता, पहले ऐसा था लेकिन अब लगता है कि जब से बीपीएससी के टीचर लोग सरकारी स्कूल में बहाल हुए हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई का और शिक्षा का जो स्तर है ऊपर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल स्तर ऊंचा हुआ है। आपको खुद देखने को मिला होगा कि जो पहले बच्चे बिना ड्रेस के स्कूल में जाते थे और खाना खाने के बाद वापस घर में आ जाते थे। हाँ हाँ तो वो चीजें अब आप भी रियलाइज कर रहे हो कि वो कम हुआ है। हाँ, गांव में लोगों को देखते हैं, तो बच्चे जाते हैं कि देखते हैं कि स्कूल का बैग है, फिर वो सरकार पढ़ने के लिए कॉपी पेंसिल कलम ये सब भी देती है। बिल्कुल आपको हम बता दें कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, जिसमें छात्रवृत्ति है, पोशाक राशि है, हाँ बैग है, हाँ कलम कॉपी किताब भी दे रही है। हाँ हाँ ये सब इसलिए दे रही है ताकि गार्जियन के ऊपर लोड ना आए हाँ और गार्जियन को थोड़ा सा इसमें आगे आके अपने बच्चों को और अपने बच्चे के भविष्य के लिए काम करना होगा कि वो अपने बच्चों को जैसे प्राइवेट स्कूल में तैयार करके समय से विद्यालय भेजते हैं, वही प्रयास अभी सरकारी विद्यालय में अगर करेंगे, क्योंकि जो टीचर अभी बाहर में पढ़ा रहे थे सरकारी विद्यालय में जो अभी आए हैं बीपीएससी के माध्यम से, हाँ वही टीचर कहीं ना कहीं प्राइवेट कोचिंग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हाँ थे, हाँ, जरूर। जो अभी सरकारी में आ गए हैं। हाँ तो हमारे गार्जियन को एक बार विश्वास करना होगा और विश्वास करके देखना होगा, ताकि बिना विश्वास किए हुए ये फिर वापस कैसे आ सकते हैं। गार्जियन को विश्वास के साथ सरकार भी विश्वास दिलाती है आर्टिकल 21A के तहत कि हमारे जो कंट्री के जितने भी एज ग्रुप 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे उनको इवन दो यहाँ तक कि उनके माँ बाप भी नहीं रोक सकते हैं। अगर माँ बाप भी जाने से रोकते हैं तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ क्योंकि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बिहार के या भारत के कोई भी बच्चे को यह अधिकार है कि वो पढ़ सकता है, और इसके लिए सरकार ने योजनाएं भी चलाई है। जैसे आपने अभी बताया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। हाँ इसके लिए सरकार ने कोई पैसा नहीं ले रहा है। नहीं उसके ये पैसा नहीं लेने के बजाय ऊपर से सरकार की योजनाएं का वो लाभ भी दे रही है। जैसे हम आपको अभी बताया, छात्रवृत्ति, पोशाक, हाँ साइकिल, ये सब प्रोत्साहन है। पहले क्या होता था कि बच्चे आते थे स्कूल तो वो चला जाते थे, क्यों? क्योंकि उनको खाने का प्रॉब्लम था, गार्जियन के पास वैसा सुविधा नहीं था कि बच्चों को लंच दे के भेज सके। हाँ हाँ तो वो बच्चे आधा स्कूल छोड़कर चले जाते थे। लेकिन सरकार जब ये सर्वे करवाई तो पता चला कि ये समस्याएं हैं, तो उसके लिए एमडीएम लेकर आई। हाँ इससे उपस्थिति बढ़ी है बच्चों को। तो मतलब अब लगता है कि बिहार की जो छवि थी चरवाहा स्कूल की, ये छवि जो थी वो अब मिट चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद रियलाइज कर रहे होंगे, हाँ, है ना? तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं इनसे कुछ और सवाल करता हूँ। तो इनसे दूसरा सवाल है कि आपके लिए सरकारी और प्राइवेट शिक्षा में क्या अंतर आप देखते हैं? मतलब कौन सा ऐसा फैसिलिटी है जो प्राइवेट स्कूल में मिलती है और सरकारी स्कूल में नहीं मिल पाती है? देखिए, सरकारी और प्राइवेट का आप जो तुलना कर रहे हैं वो बिल्कुल आपको अलग मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्कुल सही है और वहाँ पे गार्जियन जो है अपने बच्चों को अच्छे तरीक़ा से तैयार वार करके भेजते हैं और हाँ। वहाँ पे थोड़ा को एक्टिविटी कराया जाता है, पढ़ाई के साथ साथ खेल हो गया, ताकि बच्चों को सामाजिक और शारीरिक विकास हो सके। यानी आपको लगता है कि ये सारी चीजें सरकारी स्कूल में भी होनी चाहिए ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूल ना जाकर सरकारी स्कूल की ओर अग्रसर हों। ये चीजें को एक्टिविटी सरकार ने प्रयास कर रही है, लेकिन वो पूरी तरह से अभी ये सफल नहीं हुआ है। जैसे दिल्ली में हमें लगता है कि कुछ हद तक सफल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह से और भी स्टेट में होना चाहिए। ओके, तो आप +2 के टीचर हैं, तो आपको मतलब +2 के स्टूडेंट के स्तर पे या स्कूल के स्तर पे कौन सी चुनौती सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है? अभी करंट में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो बिहार सरकार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इतने सारे टीचर की बहाली हो गई है, लेकिन सरकार के पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो सरकार का एक विजन था कि हम हर पंचायत में एक +2 विद्यालय खोलेंगे। हाँ, 7 किलोमीटर के अंदर एक +2 हाई स्कूल होना चाहिए। हाँ, ऐसा गवर्नमेंट के बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये अभी योजनाएं करंट में आया है तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे कमी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का एडमिशन तो हो गया है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर हैं। लेकिन सरकार बजट में दिखाती है कि हमने शिक्षा पे बहुत खर्च किया है। हाँ, तो आपको बता दें कि शिक्षा का बजट लगभग 50,000 करोड़ के आसपास रहता है।
तो क्या ये बीच में मतलब बिचौलिए लोग जो हैं वो नहीं कुछ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मान सकते हैं, आपका कहना सही हो सकता है, लेकिन सरकार का प्रयास है, धीरे धीरे हर बहुत सारे पंचायत में ये फेज वाइज चल रहा है। बहुत सारे हाँ पंचायत में ये बिल्डिंग बन चुका है +2 हाँ का, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो चुका है। तो जहाँ जहाँ ये चीजें हो गया, वहाँ अभी ये चीजें की कमी नहीं है। हाँ, मतलब सरकार को इसके लिए और हाँ शिक्षक की अपॉइंटमेंट भी तो करनी होगी। हाँ, नहीं अभी अपार्टमेंट तो जितना हो चुका है उतना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो बच्चों को इतना में ही काम हो सकता है, लेकिन अगर और बेहतर तरीके से करना चाहे तो थोड़ा और अपॉइंटमेंट बढ़ा सकती है सरकार। ओके ओके। तो मतलब आप स्कूल में आप पढ़ाते हैं तो आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाने में? आप बच्चों के साथ रिलेट कर पाते हैं, आप उनको अच्छे से समझा पाते हैं? मेनली मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है, जिसमें 4 पोर्शन रहता है, हाँ हाँ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। हाँ तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम बच्चों को जो किताब की दुनिया से थोड़ा बाहर निकाल के और समाज के साथ उसको कोरिलेट करके समझाएं, ताकि उसके माइंड में ज़्यादा देर तक वो अस्थायित्व बना रहे। और अभी ये हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हम पढ़ाएं वो अपने स्कूल से बाहर लेके जाए बच्चा, वो हाँ समाज में कोरिलेट करे। हाँ जैसे हम मान लिया कोई सामाजिकता पढ़ा रहे हैं, समानता पढ़ा रहे हैं, हाँ। तो अगर हम समानता पढ़ा देंगे और बच्चे अगर बाहर जाके समानता नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारे पढ़ाने का, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जैसे स्कूल में जनरल कास्ट के भी बच्चे हैं, एसटी ओबीसी हैं, तो ये बात कर रहे हैं हम आपको कि हम समानता बता रहे हैं, तो वो बच्चों में समानता का गुण का विकास होना चाहिए, भेदभाव का विकास उससे अंदर खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, मतलब एक जनरल का बच्चा है वो एससी एसटी के साथ भी बैठ सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो आगे और बढ़ते हैं तो आगे का और क्वेश्चन है, क्या आप इस मतलब जॉब से सहमत हैं, मतलब खुश हैं, या फिर आगे कुछ और करना है? खुश तो हैं, लेकिन आगे करने का भी इरादा है, क्योंकि एजुकेशन में हमें आगे बढ़ना है। हाँ, मतलब कुछ ऐसा पोस्ट जो टीचर से ऊपर हो, जैसे हाँ, प्रिंसिपल जैसे हो। हम अभी जितना मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें जो कमियां हमें दिखाई दिया है, तो हमें लगता है कि अगर हम और इससे ऊपर लेवल तक जाएंगे तो इस कमियां को हम शायद दूर कर पाए। हाँ, तो जो सरकारी जॉब के तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? उनको बस हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल का विकास करें, हाँ और कंटिन्यूटी, जैसे वो बच्चे क्या करते हैं कि जब बहाली आती है तो जोश खरोश में ज्यादा पढ़ते हैं, और हाँ, बहाली जब नहीं आती है तो छोड़ देते हैं। तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी से क्या होता है कि वो फेलियर होने का चांस ज्यादा रहता है। मतलब एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना कंटिन्यूटी है, मेंटेन करना है, वैकेंसी निकले या ना ना निकले। निकले। हाँ लेकिन पिछले दिन देख रहे थे कि एसएससी वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत दिन से उन लोग का वैकेंसी नहीं आया, लेकिन वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हर साल या फिर 6 महीने पे या 2 साल पे प्रत्येक फील्ड में इतना सीट सरकार सुनिश्चित ने कर तो देना चाहिए। एसएससी या रेलवे का जो भी एक कैलेंडर बना दिया है, लेकिन थोड़ा सरकार का भी ध्यान देना होगा कि बच्चे को, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको ध्यान में रखकर बहाली समय से निकालें, ताकि जो बच्चे नौकरी में आना चाहते हैं, अपना इसमें आगे कैरियर बनाना चाहते हैं, वो उनको विलम्ब ना हो, यानी सरकार जो मैनिफेस्टो में वादा करती है उसको कम से कम पूरा पूरा करना करें। चाहिए। तो आए दिन हम देखते हैं कि जो मैनिफेस्टो रहता है वो चुनाव में, वो चुनाव के जीतने के बाद चुनाव के एंड में वो मैनिफेस्टो लागू करने के प्रयास किया जाता है, हाँ हाँ, वो वोट बैंक को वोट बैंक लुझाने को। के लिए। हाँ, तो आगे और भी क्वेश्चन है, तो आगे क्वेश्चन है कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा अनुभव जो आपके पढ़ाई या शिक्षा से यादगार, मतलब कुछ ऐसा पल जो आपको जिंदगी भर याद रहा, कुछ ऐसा किए। ऐसा तो मतलब जिंदगी भर याद क्या, हमने जब तैयारी शुरू किया, तो हमने ये सोचा था कि हम एक शिक्षक बन के समाज को सेवा दे सकें, और वो मेरा सपना पूरा हुआ, तो वही मेरे लिए यादगार पल है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब मैं छोटा था तो इन्होंने हमें भी बचपन में पढ़ाया है, और आज हम इनसे सवाल कर रहे हैं। मतलब इन्होंने हमें इस तरीके से बताया पढ़ाया कि हम उस काबिल हैं कि हम इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आपको मतलब बिहार का या फिर इंडिया का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप कौन सा बदलाव लाएंगे शिक्षा के फील्ड में?
शिक्षा के फील्ड में हमें जहाँ तक दिखाई देता है बदलाव में, जो एक सिलेबस होना चाहिए, एक बुक होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं प्राइवेट विद्यालय में कि वहाँ पे बच्चों को हर साल बुक को चेंज कर दिया जाता है। जैसे सरकार ने अभी लाया है एनसीईआरटी, पूरे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सारे सिलेबस एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे और एनसीईआरटी का बुक को फॉलो किया जाएगा। हाँ। और दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा कि जो बच्चे को विश्वास उठा है सरकारी विद्यालय से, उस विश्वास को हम कायम करने में प्रयास करेंगे। सरकार जो अपने बजट में शिक्षा पे जो खर्च करती है आज भी 0.6% ही कर पाती है, तो आप इसको, अगर आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप इसको बढ़ाकर कितना तक ले जा सकते हैं? मान लीजिए कि सरकार सही है, डिफेंस पे बजट बढ़ा रही है, लेकिन शिक्षा पे भी तो बजट बढ़ा देना चाहिए ना, क्योंकि हमें जहां तक मानना है कि अगर सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अगर शिक्षा स्वास्थ्य को अगर ये मजबूत कर पाएगी सरकार, तो बाकी चीजें अपने आप मजबूत हो जाएगी। इसीलिए हमारा सुझाव रहेगा कि जितना रक्षा बजट रहता है, तो स्वास्थ्य बजट और शिक्षा बजट पर भी अगर ध्यान देगी सरकार, तो जो सरकार को तरह तरह के वादे लुभावने किए जाते हैं वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के भविष्य हमारे युवा हैं, स्टूडेंट हैं। हाँ। अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो अपने हक अधिकार को मांगने में सक्षम रहेंगे। जैसे आपको लगता है कि 18% या 17% जो स्टडी मटेरियल पे जीएसटी लगता है, इसको भी कम करना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पे कम करना चाहिए, क्योंकि लोअर्स मिडिल क्लास या फिर जो पुअर हैं वो भी पढ़ना चाहें तो अफोर्डेबल कॉस्ट पे अपना, ये जीएसटी 18% से कम होना चाहिए। तो आगे और भी क्वेश्चन है, तो आगे हमको लगता है कि एज ए टीचर आप बता पाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अब मोबाइल या सोशल मीडिया पढ़ाई में मदद करता है या बाधा डालता है? वो जो उपयोग कर रहे हैं मोबाइल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम सोशल मीडिया या मोबाइल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसमें हमें जो काम का चीज है वो देख पाएंगे, तो हमारे लिए फायदा है। लेकिन हम उसी में अगर अपने फायदे के नहीं रील देख पाए, सिनेमा देख रहे हैं, कोई गंदी फिल्म देख रहे हैं, तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। मतलब बेनिफिट भी है अगर अच्छे से यूज किया जाए, अच्छे से यूज किया जाए तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभी जो ऑनलाइन का जो हमारे टीचर लोग हैं, वो अच्छे अच्छे टीचर हैं, जो अगर गरीब से गरीब बच्चा है वो 200-300 का कोर्स खरीद के दिल्ली का जो टीचर हैं, या जो नेम फेम टीचर हैं, या फिर यूट्यूब पे फ्री, हाँ, सारे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर ये एडवांटेज हो गया इसका, लेकिन अगर वही बच्चा मोबाइल में गलत सलत चीजें देख रहा है तो उसके लिए डिसएडवांटेज होगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनसे कि अगर किताबें आपसे बात करती तो आप मतलब समाज को क्या निर्देश देते या कौन सा मार्गदर्शन समाज को दिखाते अगर किताबें आपसे बात करती? तो किताबें बात करती तो हम यही मार्गदर्शन करते, किताब से बात करके और किताब से जो ज्ञान मिलता उस ज्ञान को अपने अंदर लेकर और समाज में अपना ज्ञान को फैलाने का प्रयास करते। और भी क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि इतिहास जो किताब में लिखी हुई है उसके साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए? जैसे पिछले दिनों पता चला कि एनसीईआरटी से मुगल जो डायनेस्टी था वो सारा सिलेबस डिलीट कर दिया गया, तो ऐसा होना चाहिए या नहीं? आप अपना पॉइंट ऑफ मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आने वाले पीढ़ियां हैं, कम से कम जैसे हम लोग भी किताब के माध्यम से ही मुगल काल या जो भी इतिहास के बारे में वो जानकारी लिया। तो जो हिंदूवादी लोग हैं वो इस पे कटाक्ष करेंगे कि मतलब ऐसा एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, देखिए हिंदूवादी और राष्ट्रवादी और मुस्लिमवादी हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो किताब में इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास को पढ़ के क्या रियलाइज करेंगे, क्या रियलिटी है, उससे सीखने को मिलता है। हाँ। कि हमारे जो पूर्वज गुजरे हैं वो क्या किन किन फेसों से गुजरे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मुगल ने कुछ नहीं किया या फिर ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया। तो जैसे कुछ दिन पहले हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा था लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो उसको बताया गया है कि मतलब जो मॉडर्न इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, जैसे ट्रेन दिया, टेलीग्राफ दिया, ये सब दिया। तो अगर वो अगर मान सकते हैं कि एज अ
स्टूडेंट या एज अ नेशनलिस्ट हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो लगता है कि मुगल को नहीं आना चाहिए था या फिर ब्रिटिशर्स को नहीं आना चाहिए था। लेकिन अगर वो नहीं आते तो इतना ज़्यादा हमको लगता है कि इंडिया विकास भी नहीं कर पाती। ये दोनों बातें सही है, क्योंकि वो अपने फायदे में भारत को विकास कर गए। वो जो भी काम किए, रेल, डाक, तार या जो भी रोड, सड़क, बिजली, पानी, वो अपने फायदे के लिए, जो भी स्कूल खोले वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे। लेकिन अपने फायदे के साथ साथ हमारा देश का विकास हो रहा था। तो विकास के साथ साथ थोड़ा सा बर्बाद भी किया है जो ब्रिटिश सर से, क्योंकि हाँ हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे हाँ उनको वो उनको पूरी तरह से खनन किया। दोहन किया है। हाँ तो कुछ इंटरेस्टिंग सवाल है जिनसे रैंडम क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। तो रैंडम क्वेश्चन में है, आप अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल के बारे में बताइए। एक बार मैंने सुना था या मतलब घर में लोगों से सुने हैं कि एक बार मतलब भैया जो थे वो पैसा नहीं मिल पाया था तो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर कहीं मतलब चले भी गए थे। जी बिल्कुल, ये तो आप अपना स्ट्रगल का जो कहानी है वो अगर बताना चाहें तो। मैं भी सरकारी विद्यालय का छात्र रहा हूँ, और हम भी घर का स्थिति ज़्यादा अच्छा नहीं रहने के कारण पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बीच में ऐसा हुआ कि हमें लगा कि अब सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कुछ आर्थिक तंगी के चलते हमने बाहर जाकर कुछ कमाना शुरू किया, ताकि हम फिर से इसको पढ़ाई में पैसा की कमी ना हो सके। वो बहुत सारी समस्याएं आए, बाधा आए, लेकिन फिर भी हमने पढ़ाई लिखाई छोड़ा नहीं, और उसी का आज दिन है कि हमने अभी अपना सरकारी विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। सबके साथ समस्याएं होती है। लाइफ का कुछ ऐसा यादगार पल जो आप मतलब भूल जाना चाहते हैं उस पल को, मतलब दोबारा नहीं यादगार याद। पल को भूलना तो नहीं है। नहीं, यादगार पल नहीं, एक ऐसा मोमेंट जिसको आप भूल जाना चाहते हैं। हाँ, वो ये है कि जो हमारे साथ आर्थिक तंगी आया था, वो ना हमारे साथ कभी दोबारा आया, ना बाकी किसी के साथ आया, क्योंकि आर्थिक तंगी के चलते कोई-कोई लोग होते हैं जो बिखर जाते हैं, हाँ और कोई-कोई लोग होते हैं जो इसको कंट्रोल करके और निखर भी जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग बिखर जाते हैं, तो ऐसा आर्थिक तंगी किसी के साथ ना आए, पढ़ाई में बाधा ना बने। तो बस आपने और कौन-कौन सी सरकारी जॉब की तैयारी की है? हमने इसके साथ-साथ एसएससी, रेलवे का तैयारी शुरू किया था, लेकिन उसमें हमारी सफलता ना मिली। तो अभी हमने जॉब में रहते हुए इसी शिक्षा विभाग का एक सहायक शिक्षा पदाधिकारी का पोस्ट है, उसकी फॉर्म फिल किया हूँ, और एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो बिहार एसएससी कंडक्ट करवाती है, हाँ, वो दोनों फॉर्म फिल किया हूँ, और उसकी भी मैंने तैयारी अभी शुरू किया हूँ। क्या आपको कभी लगता है कि मुझे एक बार बीपीएससी देना चाहिए? बिहार संघ बिहार लोक सेवा आयोग। हाँ, उसका एक और एग्ज़ाम देना चाहिए? जी, बिल्कुल। मन में तो ख़्याल आता है, लेकिन अभी उसके बारे में सोचा ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि इधर जब से विद्यालय में सेवा दे रहा हूँ, तब से मुझे समय कम मिल रहा है। जैसे आपको बता दूँ कि भैया की शादी हो चुकी है और ये अपने मतलब आर्थिक जीवन में मतलब अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इनका एक बेटा भी है जो कि मतलब सही है। सबका होता है, शादी सबकी होती है, लाइफ सबकी चलती है, तो उसी में थोड़ा उलझे हुए हैं, उसकी वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। जी, जी, ये थोड़ा-सा है। बाकी इससे इसको भी जितनी परिवार को भी दरकिनार नहीं किया जा नहीं किया जा सकता है। सकता है। हाँ, तो एक और रैंडम क्वेश्चन है कि मतलब आपको टोटल मिलाकर कितना पेमेंट मिलता है? डीएसी या जो भी सारा चीज़ मिलाकर ओवरऑल पेमेंट? देखिए, हमारा जो बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली आया, उसमें जो स्लैब आया, उसमें 9-10 वालों को 31,000 बेसिक दिया गया, हाँ, और 11-12 वालों को 32,000 दिया गया। लेकिन इसमें सरकार थोड़ा-सा हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी किया है, कि जो हमारा बेसिक फिक्सेशन हुआ है, उसमें कोई लेवल नहीं है। अगर लेवल होता है, हर सरकारी कर्मचारी का लेवल 1 टू लेवल 11-12 तक जाता है, तो हम लोग का लेवल नहीं है, सिर्फ बेसिक दे दिया गया है, 31,000 बेसिक है, और जो ग्रॉस सैलरी होता है वो लगभग 50 के आसपास है, और इन हैंड सैलरी 44,000 आता है। ओके। तो एक और क्वेश्चन है कि आप गाँव में रहते हैं तो एज़ अ पॉलिटिकल व्यू आप बताइए कि गाँव का माहौल कैसा है? गाँव का माहौल, हम जो रियलिटी है मैं बताऊँ हाँ, कि रियलिटी ही। ये क्या है कि अभी हमारा बिहार और हमारा गाँव, हाँ, क्योंकि गाँव से ही बिहार बना है, और समाज से, तो यहाँ पे अभी जातिवाद का जो बोलबाला है वो अभी है। हाँ,
क्योंकि हम ये जातिवाद से जब ऊपर उठेंगे ना, तो हमें अपना समाज का विकास दिखाई देगा, क्योंकि नेता भी ये जातिवाद का फायदा उठाकर ही हम लोग को जीतने के बाद और हम उनके पीछे भागते हैं। आपको लगता है कि अगर कोई जैसे सरकारी टीचर रिटायर होकर अगर नेता बने तो उन नेता से ज्यादा विकास कर पाएंगे जो नेता अनपढ़ है? जी बिल्कुल। अभी हमारे एक टीचर विधान पार्षद बने हैं, तो वो शिक्षक नेता भी रहे थे, बंशीधर ब्रजवासी नाम है उनका। हाँ, तो उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, तो सरकार ने उनको क्या बोलते हैं, सरकार ने नौकरी से उनको निकाल दिया। ओवरऑल एक पढ़े लिखे पॉलिटिशियन अगर इस फील्ड में आए तो ज्यादा विकास कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको गांव का मुखिया बना दिया जाए तो आप अपने गांव और पंचायत में क्या क्या विकास करेंगे? हम ऐसे तो बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन नहीं, अगर बना बस अगर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो हम ये देखेंगे कि हमारे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, हमारे गांव का स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा व्यवस्था अच्छे मिले सबको। हाँ, और रोड, नली गली, बिजली पानी की व्यवस्था और अच्छी। अभी रोड और नली गली की स्थिति क्या है? अभी हमारे गांव की नली गली की स्थिति बहुत ही खराब है। हम अपने ग्राम पंचायत मुखिया से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जरा देखकर अपने नली गली को सही करवा दें। हाँ, मतलब सिर्फ वोट लेने ही नहीं आइए, गांव का विकास भी करिए और सिर्फ अपना ही विकास नहीं करिए, पूरे गांव का विकास, पूरे पंचायत का विकास करिए। तो इसी क्रम में हम विदा लेते हैं और फिर इसी तरीके से अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।